क्या देश के हर नागरिक को अब देशभक्ति साबित करने के लिए एक नई सरकारी परीक्षा से गुजरना होगा? वंदे मातरम के समय आपने क्या किया? आपके शहर का नाम क्या है? आपको कौन सा रंग राष्ट्रीय लगता है? आप किस इतिहास को सही मानते हैं? और अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब सरकार की पसंद से अलग हो तो क्या आपकी देशभक्ति के नंबर काट लिए जाएंगे? वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने या उसमें बाधा डालने पर अब 3 साल की जेल होगी। संसद ने इस पर मोहर लगा दी है। इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। राजपथ अब है कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन अमृत उद्यान, और अब भारतीय हॉकी टीम की लगभग 100 साल पुरानी नीली पहचान भी नारंगी हो गई है। नया नाम, नया रंग, नया कानून, लेकिन सवाल वही पुराना है। क्या राष्ट्र प्रेम नागरिक के भीतर पैदा होता है या सरकार उसे ऊपर से पेंट करती है? क्या जर्सी का रंग बदलने से खेल का स्तर सुधर जाएगा? क्या नए नाम के बाद शहर की सड़कें ठीक हो जाएंगी? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, वंदे मातरम किसी राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे 19वीं सदी में लिखा। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन में यही गीत अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ रेजिस्टेंस, विरोध की आवाज बना। आज़ादी की लड़ाई की कई पीढ़ियां इसे गाते हुए निकली। इसलिए वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व पर बहस नहीं होनी चाहिए। ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। बहस ये है कि इस गीत की ताकत इस बात में थी कि लोग इसे अपनी इच्छा से गाते थे। अब अगर सरकार उसके पीछे जेल की धारा खड़ी कर दे तो क्या उसकी ताकत बढ़ेगी? सरकार ने 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में बदलाव किया है। पहले जानबूझकर राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाने से रोकने पर या जिस सभा में राष्ट्रगान गाया जा रहा है वहां डिस्टरबेंस पैदा करने पर 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों की सजा थी। अब वही सुरक्षा वंदे मातरम को भी मिलेगी। और यहां एक जरूरी बात, सिर्फ वंदे मातरम न गाने को कानूनी अपराध नहीं बनाया गया है। अपराध होगा जानबूझकर गायन रोकना या उसमें बाधा डालना। सरकार का पक्ष है कि इसमें गलत क्या है? अगर राष्ट्रगान को कानूनी सुरक्षा है तो आजादी की लड़ाई के इतने महत्वपूर्ण गीत को वही सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसे भी तो राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल है। यह सवाल सुनने में ठीक लगता है, लेकिन फिर कानून की जरूरत को आंकड़ों की नजर से देखिए। नेशनल ऑनर एक्ट के तहत पूरे देश में 699 मामले दर्ज हुए, 1102 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सिर्फ 60 लोग कन्विक्टेड हुए। 153 लोग एक्विट या डिस्चार्ज हुए। हर साल कन्विक्शन से ज्यादा एक्विटल। और 2024 तक ऐसे मुकदमों की पेंडेंसी 95%, यानी 95% मामले लंबित हैं। यानी जो कानून पहले से मौजूद है उसमें अरेस्ट बहुत है, कन्विक्शन बहुत कम, मुकदमा वर्षों तक चलता है। और सरकार का समाधान क्या है कि उस कानून का दायरा और बढ़ा दीजिए। दिलचस्प बात यह है कि इसी सरकार ने अप्रैल में जन विश्वास कानून पास किया। 717 कानूनी प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया। सरकार ने खुद कहा कि छोटी छोटी बातों में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कम होना चाहिए। गवर्नेंस भरोसे पर होना चाहिए। वार्निंग और प्रोपोर्शनेट पेनल्टी होनी चाहिए। यानी अप्रैल में सरकार कह रही थी कि नागरिक पर भरोसा कीजिए, जुलाई में सरकार कह रही है कि जहां राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो वहां पुलिस भी खड़ी कर दीजिए। यानी 3 महीने में विश्वास से संदेह की यात्रा बहुत तेज रही। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल में इस कानून को एक बहुत दिलचस्प नाम दिया है, ए लॉ इन सर्च ऑफ ए क्राइम, यानी एक ऐसा कानून जो अपराध की तलाश में है। मानो अपराध दिखाई कम दे रहा है, कानून पहले उसे खोजने निकल पड़ा है।
अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में कानून का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि इसे लागू करते समय हैवी हैंड नहीं, सॉफ्ट टच चाहिए। यानी सरकार समर्थक तर्क में ये डर छिपा हुआ है कि कहीं सम्मान करवाने के चक्कर में पुलिस सम्मान की परिभाषा अपने हाथ में न ले ले। ये डर है, जरूर है, और ये डर काल्पनिक नहीं है। मार्च में इसी वंदे मातरम प्रोटोकॉल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केंद्र की एडवाइजरी इसके गायन को अनिवार्य नहीं बनाती, सजा जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए डर अभी प्रीमेच्योर है। उस समय कोर्ट को बताया गया पेनल्टी नहीं है। 4 महीने बाद पार्लियामेंट ने पेनल्टी जोड़ दी। जिस आशंका को मार्च में प्रीमेच्योर कहा गया था, वो आशंका जुलाई में कानून बनाकर सामने आ गई। यही वजह है कि इस मामले में 1986 का एक फैसला आज फिर से पढ़ा जाना चाहिए। इसको ध्यान से सुनिए। 3 बच्चे, बिजो इमैनुएल और उसकी 2 बहनें, राष्ट्रगान के समय सम्मान से खड़े होते थे, लेकिन अपने धार्मिक विश्वास की वजह से वो इसे गाते नहीं थे। इन्हें स्कूल ने निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापस स्कूल भेजा। कहा, कानून किसी नागरिक को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं करता। सम्मान से खड़े होना डिसरिस्पेक्ट नहीं है। यह फैसला राष्ट्रगान का सम्मान कम नहीं करता। और जैसे माहौल उसके हिसाब से देश के सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ी बात कही कि कभी कभी लोकतंत्र की ताकत इस बात से भी साबित होती है कि वो उस नागरिक की अंतर आत्मा की आवाज को भी बचा सकता है जो बाकी सबकी तरह व्यवहार नहीं करता। इसको सुनिए और समझिए। राष्ट्र को मजबूत बनाने और हर नागरिक से एक जैसा प्रदर्शन करवाने में फर्क है, और शायद यही फर्क हमारी पॉलिटिक्स धीरे धीरे भूल रही है। महुआ मोइत्रा ने दिसंबर 2025 में संसद में वंदे मातरम पर हुई बहस को बैडली स्क्रिप्टेड कॉमेडी कहा। उनका आरोप था कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी गीत को राजनीतिक मुद्दे में बदल रही है। उनकी बात से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद एक बड़ा मौका आया और बीजेपी चूक गई। 9 मई, इसी साल की 9 मई, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी का पूरा बड़ा नेतृत्व इस मौके पर वहां मौजूद था, लेकिन वंदे मातरम सुनाई नहीं दिया। अगले दिन तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की शपथ हुई। वहां पूरा वंदे मातरम बजा, फिर नेशनल एंथम जनगण मन, और उसके बाद तमिलनाडु का आधिकारिक राज्य गीत। यानी जिस बंगाल में वंदे मातरम चुनाव का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना, बीजेपी की अपनी पहली सरकार के शपथ ग्रहण में वही गीत छूट गया और अगले दिन तमिलनाडु में प्रोटोकॉल पूरा किया गया। अब इसे अपराध मत मान लीजिए। किसी सेरेमनी में गीत का छूट जाना देशद्रोह नहीं बनता, और ये बात है कि अगर बीजेपी से छूट जाए तो शायद प्रोटोकॉल की गलती है। अगर किसी आम आदमी से छूट जाए तो हम क्यों उसकी नीयत की जांच शुरू कर देते हैं। आज की राजनीति में चल रहे कंपटीशन की समस्या यही है। देशभक्ति हो या कुछ और, हर चीज में एक हल्कापन दिखाई देता है, हर बात में एक सस्तापन दिखाई देता है। हर पार्टी चाहती है कि वो दूसरी सभी पार्टियों से किसी न किसी तरीके से ज्यादा पेट्रियोटिक दिखाई दे, ज्यादा देशभक्त दिखाई दे। तभी राष्ट्र प्रेम धीरे धीरे एक भावना नहीं रहती, उसमें एक परफॉर्मेंस जुड़ जाती है, और परफॉर्मेंस में प्रॉप्स चाहिए होते हैं। कभी गीत, कभी नाम, कभी रंग। इलाहाबाद का नाम 2018 में प्रयागराज कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि शहर की प्राचीन पहचान वापस लाई जा रही है। कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, प्रधानमंत्री खुद इन बदलावों को स्वतंत्र भारत की अपनी पहचान से जोड़ते हैं। ठीक है, इतिहास के नाम बदलने पर बहस हो सकती है, पुराना नाम सही था या नहीं, इसके अपने अपने कल्चरल आर्ग्यूमेंट्स, वजहें हो सकती हैं, लेकिन एक शहर का नागरिक इतिहास के शहर में नहीं रहता, वो आज के शहर में रहता है। वो इतिहास की किताब की सड़कों पर नहीं चलता, वो आज की सड़कों पर चलता है।
और आज का सच ये है कि जुलाई की एक तेज बारिश ने प्रयागराज में कई सड़कों और चौराहों को तालाब में बदल दिया। रिपोर्ट में ड्रेनेज की कमजोरी और मॉनसून की तैयारी पर सवाल उठे। अब नाले को इससे क्या फर्क पड़ता है कि ऊपर साइन बोर्ड पर इलाहाबाद लिखा हुआ है या प्रयागराज। नाला आइडियोलॉजी नहीं पड़ता, उसे स्लोप चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। आप शहर का नाम बदलकर उसको अतीत से जोड़ने का दावा कर सकते हैं, लेकिन बारिश 2 घंटे में उसका वर्तमान दिखा देती है। और यही फर्क है सिंबोलिज्म और गवर्नेंस में। सिंबोलिज्म आसान है, गवर्नेंस बहुत मुश्किल, और उसका मुश्किल होना ही सरकारों को सिंबलिज्म की तरफ मोड़ता है। नाम बदलने में बोर्ड उतारिए, दूसरा बोर्ड लगाइए। ड्रेनेज ठीक करने में टेंडर लगेगा, इंजीनियरिंग लगेगी, करप्शन रोकना होगा, 5 साल तक लगातार मेंटेनेंस करनी होगी। पहले काम में फंक्शन कीजिए, रिबन काटिए। दूसरे में नाला साफ होता है। टेलीविजन पर रिबन ज़्यादा सुंदर दिखती है और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह कि रिबन काटने की खबर बनती है, नाले की सफाई की नहीं। इसी पैटर्न की सबसे ताज़ा तस्वीर हॉकी के मैदान से आई। भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम की पारंपरिक नीली जर्सी को वर्ल्ड कप से नारंगी कर दिया गया। हॉकी इंडिया का ऑफिशियल तर्क है कि इंटरनेशनल हॉकी के सिंथेटिक ब्लू टर्फ पर ब्लू जर्सी देखने में मर्ज सी हो जाती है। खिलाड़ियों को अपने खिलाड़ी पहचानने में परेशानी होती है। लेकिन कई प्लेयर्स बोले कि उनको पता नहीं था कि ये बदलाव होना है और ये कैसे हुआ। हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ सदस्यों ने भी कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि बदलाव हो रहा है। और खुद हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की ने बोर्ड से एक्सप्लेनेशन मांगा है कि जर्सी बदलने का फैसला उनकी जानकारी के बिना कैसे लागू हो गया। इस पर 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में भारत को आखिरी हॉकी गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन ने कहा कि वो इस बदलाव से हर्ट हैं, दुखी हैं। उनका सवाल था, 1928 से भारत के महान खिलाड़ी ब्लू जर्सी में खेले, अचानक इसे बदलना क्यों पड़ा। इसी तरह पूर्व कप्तान वीरेंद्र रस्किन्ना ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा नीली रही है। मैंने कई वर्षों तक गर्व से नीली जर्सी पहनी है। प्रशंसक हमारी टीम को नीली जर्सी में देखना चाहते हैं। नारंगी रंग का क्या मतलब है? नीली जर्सी मतलब विरासत। ध्यानचंद और बलबीर सिंह जैसे महान खिलाड़ी इसी नीली जर्सी को पहनकर खेलते थे। पंजाब में कांग्रेस के विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह ने कहा, खेलों का भगवाकरण और राजनीतिकरण करने के बजाय बेहतर बुनियादी ढांचा, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को अधिक समर्थन देने पर ध्यान देना चाहिए। खेलों को राजनीति से दूर रखें। खेल का कोई धर्म या जाति नहीं होती, केवल खेल भावना होती है। सवाल रंग पर नहीं, सवाल फैसला लेने की प्रक्रिया पर उठता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। समस्या सैफरन से नहीं है, नारंगी से नहीं है। सैफरन हमारे तिरंगे का रंग है। समस्या ब्लू में भी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हर इंस्टीट्यूशन में एक कॉस्मेटिक बदलाव की जिद दिखाई देती है, एक राजनीतिक मकसद दिखाई देता है। गीत को कानून दीजिए, जगह का नाम बदलिए, उद्यान का नाम बदलिए, खेल की जर्सी का रंग बदलिए और फिर बदलाव को नेशनलिज्म की भाषा में एक्सप्लेन कीजिए। इससे एक इल्यूजन पैदा होता है, इससे एक भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है कि देश बहुत तेजी से बदल रहा है, जबकि नागरिक पूछ रहा है, एग्जाम पेपर सुरक्षित हैं क्या? यूनिवर्सिटीज बेहतर हुई क्या? बारिश में शहर डूबना बंद हुए क्या? खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग मिली क्या? पुलिस जवाबदेह बनी क्या? नौकरी मिली क्या? इन सब सवालों के जवाब में रंग काम नहीं आता, नाम काम नहीं आता। जेनजी के साथ सरकार की हाल की टक्कर ने शायद यही बात साफ कर दी है। ये जनरेशन सिंबल से नफरत नहीं करती। तिरंगा लेकर वो भी सड़क पर निकलती है, राष्ट्रगान उसे भी याद है, वंदे मातरम भी उसे याद है, लेकिन वो उस बात को स्वीकार नहीं करती कि सरकार से सवाल पूछो तो राष्ट्र प्रेम कम हो गया।
आज का युवा कह रहा है कि आप मुझे देश से प्यार करना मत सिखाइए, मुझे बताइए मेरे एग्ज़ाम का पेपर कैसे लीक हुआ। मेरे शहर का नाम बदलने से पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि बारिश में एम्बुलेंस निकल सकेगी या नहीं। और शायद ये ज़्यादा परिपक्व राष्ट्रवाद है, क्योंकि देश से प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप सरकार से सहमत हो। कभी कभी देश से प्यार का सबसे ईमानदार रूप सरकार से असहमत होना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी बात को कहा। उन्होंने जनगण मन लिखा, वंदे मातरम को कांग्रेस के मंच पर गाया। उनसे कोई राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता, लेकिन 1908 में उन्होंने लिखा, पेट्रियटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी। राष्ट्र प्रेम हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरा आश्रय मानवता है। ये बात राष्ट्र के खिलाफ नहीं थी, ये राष्ट्र को भगवान बना देने के खिलाफ थी। तो बहस गीत के बारे में नहीं है, बहस सम्मान की भी नहीं है, बहस उस सोच की है जो राष्ट्र और सरकार के बीच का फर्क मिटा देना चाहती है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन राष्ट्र इन सब से बड़ा है। राष्ट्र का मतलब सिर्फ उसकी सीमाएं नहीं है, उसके भीतर रहने वाला हर नागरिक है। इसलिए वंदे मातरम का सम्मान पूरे मन से कीजिए, जनगण मन पूरी श्रद्धा से गाइए, तिरंगे को सलाम पूरे गर्व से कीजिए, लेकिन उसके बाद एक काम और कीजिए। उस बच्चे की तरफ देखिए जिसका पेपर लीक हुआ, उस किसान की तरफ देखिए जिसकी फसल डूब गई, उस खिलाड़ी की तरफ देखिए जिसने अपने 20 साल इस देश के लिए खेला, उस नागरिक की तरफ देखिए जो सवाल पूछने की कीमत चुका रहा है। राष्ट्र को सबसे ज़्यादा नुकसान आलोचना से नहीं होता, राष्ट्र को सबसे ज़्यादा नुकसान चुप्पी से होता है, क्योंकि जिस दिन नागरिक सवाल पूछना छोड़ देता है उस दिन सत्ता जवाब देना छोड़ देती है। और जिस लोकतंत्र में जवाब खत्म हो जाएं, वहाँ सिर्फ नारे बजते हैं। इसलिए देशभक्ति की सबसे ऊंची आवाज़ नारा नहीं है, एक ईमानदार स्कूल है, एक सुरक्षित परीक्षा है, एक निष्पक्ष अदालत है, एक निर्भीक पत्रकार है, एक सम्मानित सैनिक है, एक निडर नागरिक है। और ये सब सुरक्षित हैं तो राष्ट्र सुरक्षित है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं, उन्हें मैं पढ़ता हूं और हम कुछ संदेश अपने कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं, अपनी वीडियो में शामिल भी करते हैं। तो आज के संदेश देखते हैं। सबसे पहले हैं, ये है मेहरान समीर, कह रहे हैं, दिबांग जी नमस्कार, आप इतने अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये बात समझ में आ रही है। आगे भी आप संदेश भेजते रहिएगा। और ये अगला संजीव वर्मा कह रहे हैं, आई ऑलवेज शेयर योर वीडियो ऑन फेसबुक। ये बहुत अच्छी बात कही संजीव जी आपने कि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हैं। फेसबुक पर भी आप दिबांग ऑफिशियल देख सकते हैं, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं। धन्यवाद। अबरार अहमद कुरैशी कहते हैं, पैलेट गन पर आपका वीडियो दर्शाता है कि आप किसी भी विषय पर अपनी बात रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। ऐसा ही करते रहें। शाबाश, शाबाश भी कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शाबाशी का इंतज़ार था। आगे उत्तम ठाकुर, आपका एक भी एपिसोड मैंने मिस नहीं किया है, मुझे आपसे जंतर मंतर पर मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद उत्तम। आप भी अपने संदेश भेजिए, ये पता लगेगा हमको कि आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, ये लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, वो तभी बजेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।